ये इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे फिलिप वक्र के बारे में। फिलिप वक्र क्या है, इसमें देखते हैं। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सामान्य संबंध होता है। हमने देखा था कि अगर बेरोजगारी अधिक है तो मुद्रास्फीति कम रहेगी। अगर बेरोजगारी कम है, लोगों के पास रोजगार है, तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे, तो खर्च करने के लिए पैसे अधिक होंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सामान्य संबंध होता है। तो जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति नीचे आती है। बेरोजगारी मार्केट में जनता के पास बढ़ी, लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगार होने के कारण उनके उपभोग पर असर पड़ेगा, उनकी खरीद पर असर पड़ेगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति नीचे आती है। इस संबंध को ब्रिटिश अर्थशास्त्री है अल्वान फिलिप्स, इन्होंने इसको दर्शाया था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में क्या संबंध है। तो इन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक दूसरे से संबंधित है। इस संबंध में ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्वान फिलिप ने एक वक्र के माध्यम से दर्शाया, जिसे फिलिप वक्र कहते हैं। ये है उनका डायग्राम। ये कहते हैं कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसे इधर बढ़ रही है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसका मतलब मार्केट में रोजगार है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच उपस्थित यह संबंध स्टैगफ्लेशन की स्थिति में उपस्थित नहीं होती है। जो स्टैगफ्लेशन में होता है कि अर्थव्यवस्था थम जाती है, रुक जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है, आर्थिक समृद्धि दर्ज नहीं होती। लेकिन इस दौरान जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बेरोजगारी की दर घट रही है, यह स्थिति स्टैगफ्लेशन में देखने को नहीं मिलेगी। बेरोजगारी बढ़ी, मुद्रास्फीति नीचे आई, ऐसी स्थिति स्टैगफ्लेशन में नहीं मिलेगी। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, मुद्रास्फीति के बारे में। इसमें हम WPI, CPI के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, इसकी गणना के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम CPI और WPI की बात करेंगे। ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ये है थोक मूल्य सूचकांक। तो किसी भी देश में मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की तो गणना करनी पड़ेगी ना, जब कंट्रोल उसको करना है तो हम देखेंगे कि किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर रफ्तार अधिक है तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर रफ्तार कम है भी तो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर बीच का रास्ता है तो हम अर्थव्यवस्था को
समृद्धि की ओर बढ़ने की ओर छोड़ देते हैं। भारत में 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए। भारत में 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए। यह सूचकांक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक इसको कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये 2 है, मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। आप सुनने को आपको मिलेगा कि WPI इतना प्रतिशत है, CPI इतना प्रतिशत है। उसको देखते हैं। हम सबसे पहले WPI की बात करेंगे। WPI मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, थोक मूल्य सूचकांक हिंदी में। इन दोनों सूचकांकों में से वर्ष 2014 के पूर्व WPI को RBI ने प्रमुख सूचकांक मान रखा था। तो 2014 से पूर्व RBI ने WPI को प्रमुख सूचकांक के रूप में माना था, लेकिन अब 2014 के बाद या 2014 के शुरुआत तक अब हम CPI का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने बताया है कि मुद्रास्फीति को कौन कंट्रोल करता है? RBI अपनी नीतियों के माध्यम से, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कंट्रोल करती है, और सरकार की भी कुछ भूमिका होती है, एवं इसी के आधार पर मौद्रिक नीतियां जारी होती थी। WPI के आधार पर ही मौद्रिक नीति जारी होती थी। WPI के आधार पर ही मौद्रिक नीतियां जारी होती थी, पर उसको बंद कर दिया गया और CPI के आधार पर जारी होनी शुरू हो गई। परंतु उर्जित पटेल समिति के सुझाव के आधार पर वर्ष 2014 से CPI को प्रमुख सूचकांक बना दिया गया। अब जो 2014 से CPI गणना करने का आधार बना है। अब मौद्रिक नीतियां CPI के अंतर्गत प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित होती है। जो मौद्रिक नीति जो RBI जारी करती है वो अब CPI के आधार पर जारी होती है, और मौद्रिक नीतियों को कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। अब WPI के बारे में ढंग से देख लेते हैं कि क्या है WPI, क्योंकि हम जिस व्यवस्था को छोड़ते हैं इसका मतलब नहीं कि उस व्यवस्था को हम भूल जाए। उस व्यवस्था को भी देखते हैं कि शायद भविष्य में उसका इस्तेमाल हम करें। तो WPI के अंतर्गत वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। एक बास्केट लेते हैं और इसमें सारी वस्तुएं जो रहती है उसको थोक आधार पर हम माप लेते हैं कि ये वस्तुओं का मूल्य इतना रुपया हुआ, और इसको रख लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि कितना मूल्य बढ़ा नहीं बढ़ा। तो WPI के अंतर्गत वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर माप लेते हैं। जो मार्केट प्राइस होती है उसके स्तर पर हम उसको माप लेते हैं। इसके आंकड़ों को वर्तमान में माह में एक बार जारी किया जाता है। तो WPI के आंकड़े माह में एक बार जारी किए जाते हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको, माह में एक बार जारी किए जाएंगे। इन आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय प्रकाशित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इन आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय प्रकाशित करती है।
और माह में एक बार जारी की जाती है। WPI की गणना में चूंकि मूल्य से संबंधित आंकड़े थोक बाजार के स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं। थोक बाजार के स्तर पर अगर कोई वस्तुओं का मूल्य एकत्रित किया जाता है तो इन्हें एकत्रित करना आसान हो जाता है। साथ ही थोक बाजार के स्तर पर एकत्रित मूल्यों के संदर्भ में पूरे देश में एक समानता देखी जा सकती है। तो दो कारण से कहा जा सकता है कि WPI का इस्तेमाल किया जाता है। दो कारण हो सकते हैं। पहला, ये सरल काम है और पूरे देश में इसको लेकर समानता देखी जाती है। ये ऐसे काम करता है। WPI के अंतर्गत एक बास्केट का प्रयोग होता है। अब इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बास्केट का प्रयोग होता है जिसमें मात्र वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है। अब WPI की गणना करने के लिए अलग अलग बास्केट का प्रयोग होता है। एक बास्केट हो गया, दो बास्केट हो गया, तीन बास्केट। इस प्रकार के बास्केट का प्रयोग करेंगे। बास्केट मतलब एक टोकरी टाइप की कि इस बास्केट में इतनी टोकरियां रख दी गई है, इसका मूल्य इतना है। इस बास्केट में इतनी वस्तुएं रख दी गई है जिसका मूल्य इतना है। जिसमें मात्र वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है, जिसमें मात्र वस्तुओं, खाद्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं को ही सम्मिलित किया, अर्थात इस बास्केट में सेवाएं सम्मिलित नहीं है। आप देखेंगे कि WPI को छोड़कर CPI पर पहुंचने का कारण सेवाएं को सम्मिलित नहीं करना भी है। तो WPI में, अर्थात WPI के बास्केट में सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, उस शब्द पर, उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो WPI के बास्केट में सेवाएं सम्मिलित नहीं है। इस बास्केट में कम से कम 5 वर्षों के अंतराल पर एवं ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों के भीतर संशोधन किया जाता है। 2014 में किए गए संशोधन के अंतर्गत इस बास्केट में वर्तमान में इस बास्केट में 697 वस्तुएं रखी गई है। अतः WPI के अंतर्गत मात्र इन्हीं 697 वस्तुओं के मूल्य में होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है। तो WPI के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होंगे वो 697 ही वस्तुओं को हम लेते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि सेवाओं को खत्म कर दे नहीं लिया जाता है। तो 697 वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होगा उसके औसत को लेकर हम WPI की गणना करते हैं। इस बास्केट में 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। अब वस्तु एवं सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, वस्तुओं का केवल गणना होती है। तो ये मार्केट में एक ये समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि सेवाएं भी तो हमारी जीवन का भाग है। सेवाएं भी मुद्रास्फीति को तो प्रभावित करती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, वो सेवाएं ही तो हैं। तो बास्केट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 हिस्सों में। वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और ईंधन, ऊर्जा इत्यादि। तो अब इसको देखेंगे कि प्राथमिक वस्तुएं में क्या क्या है। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में 117 वस्तुएं हैं। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत अगर कहा जाए WPI में तो 117 वस्तुएं हैं, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, कपास, जूट, चाय इत्यादि को रखा गया है। जो खाद्य वस्तुएं हैं अधिक उसको रखा गया है प्राथमिक वस्तुओं में। विनिर्मित वस्तुओं में क्या है? विनिर्मित वस्तु में 564 वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें धातु, रसायन, टीवी, फ्रिज इत्यादि ये विनिर्मित है, कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं।
इनका प्रोसेसिंग हो के बनाया जाता है, तो ये विनिर्मित वस्तु है। इसमें अधिक है 564 वस्तुएं आती हैं। और ईंधन, ऊर्जा आदि वाले भागों में मात्र 16 वस्तुएं हैं, मात्र 16 वस्तुएं हैं। तो सबसे कम ईंधन एवं ऊर्जा, इसके बाद प्राथमिक वस्तुएं, इसके बाद विनिर्मित वस्तुएं। इसमें पेट्रोलियम, ईंधन वाले भागों में पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, कोयला, विद्युत इत्यादि को रखा गया है जो ईंधन से संबंधित होते हैं। अब डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत इन्हीं 697 वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है कि कितना परिवर्तन हुआ, और तब मौद्रिक नीतियां जारी की जाती है। एवं यदि पिछली बार की तुलना में मूल्य में वृद्धि हो तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर 40 रुपया केजी मिल रही है चीनी, तो ठीक है, अगले साल भी 40 रुपया ही अगर मिल रही है तो कहेंगे कि ठीक है। मुद्रास्फीति को अब पता चल जाएगा बास्केट में कि हाँ इतना पर ही है, 40 रुपया है 40 रुपया, बढ़ा नहीं तो मुद्रास्फीति ठीक है। अगर ये 40 रुपये से 45 रुपया हो गया तो इस आधार पर मौद्रिक नीतियों को डिफाइन किया जाएगा और कहा जाएगा कि 5% की रफ्तार से मुद्रास्फीति भाग रही है। जबकि इस मूल्य में यदि कमी हो, यदि 40 रुपये का सामान मिलने लगे 38 रुपया में, 30 रुपया में, तो कहा जाएगा कि मूल्य में कमी हो रही है, जो मुद्रास्फीति की संकुचन मुद्रास्फीति कहलाएगी, जो मुद्रा संकुचन की ओर संकेत करेगा। जब मूल्य में कमी हो तो मुद्रा संकुचन उसको कहते हैं, वो तो डिफाइन किया गया है आगे। इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं में 117, बास्केट में 117 प्राथमिक वस्तुओं को लेते हैं, विनिर्मित वस्तुओं में 564 वस्तुओं को लेते हैं, 16 ईंधन, ऊर्जा और इत्यादि से संबंधित है। बस इसको ध्यान रखना है। डब्ल्यूपीआई के बास्केट में कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाता है। जब इसकी गणना करेंगे डब्ल्यूपीआई की बास्केट में, तो कभी कभी कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाएगा तो मुद्रास्फीति को कही जाएगी कि मुद्रास्फीति बढ़ी है। जबकि कुछ वस्तुओं का मूल्य नीचे भी आता है, कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाता है, कुछ वस्तुओं का मूल्य नीचे जाता है। और जिन वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाता है वे इस सूचकांक को ऊपर की ओर खींचेंगे, ये तो है। और जबकि जिन वस्तुओं का मूल्य नीचे की ओर जाता है तो वे सूचकांक को नीचे की ओर खींचते हैं। इस खींचतान को, इस ऊपर और नीचे के खींचतान को अस्क्यूफ्लेशन कहते हैं, अस्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूपीआई की गणना में वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। जब इसकी गणना करते हैं तो एक बेस ईयर तो मानना पड़ेगा ना, कि यहां से हम शुरू करते हैं। तो बेस ईयर, बेस वर्ष, आधार वर्ष 2011-12 है। परंतु किसी भी महीने की मुद्रास्फीति की जब गणना की जाती है, हाँ, मुद्रास्फीति की जब गणना की जाती है तो विगत वर्ष के उसी माह के तुलना में की जाती है। अर्थात इसको ऐसे समझते हैं कि जून 2017 की मुद्रास्फीति की गणना जून 2016 की तुलना में की जाएगी। अर्थात अगर हमें 17 के जून 2017 के मुद्रास्फीति की अगर गणना करनी है तो उसकी तुलना 2016 जून से की जाएगी, उसी महीने से नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर से इस तुलना नहीं की जाएगी ज्ञात करते वक्त। हम नवंबर 2020 की बात करेंगे, हम अगर 2021 में हैं तो। बस इसमें इतना ही है। थैंक यू।